हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीश राज, डायरेक्टर पीडी गुरुकुल। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत खास है। आज हमारे साथ हैं एसीपी प्रणव कटारिया जी। प्रणव कटारिया जी डीवाईएसपी हैं 2017 जीपीएससी बैच के, और वडोदरा में इस टाइम वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर ट्रैफिक में काम कर रहे हैं। और आज बहुत सारे सवाल हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछने वाले हैं प्रणव जी से। सबसे पहले प्रणव जी बहुत स्वागत है आपका। प्रणव जी से आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत सारे कॉमन जो सवाल रहते हैं बच्चों के दिमाग में, वो सारे सवाल करेंगे। और सोचिए आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद ही एग्जामिनेशन बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किया है, वो आपको गाइड करेगा। तो प्रणव जी कुछ सवाल बच्चों के, और आप बच्चों को गाइड करेंगे। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बच्चे जो है बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। सबसे पहला सवाल जो जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तैयारी जो की जाए वो कैसे की जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कट ऑफ बहुत कम जाती है। 400 नंबर का जीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, जिसमें लड़कों की अगर कट ऑफ की बात करें तो 120 से 130 के आसपास मैक्सिमम होते हैं। लड़कियों में तो ये कट ऑफ 100-110 नंबर के आसपास होता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी की जाए, थोड़ा सा बच्चों को उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम है इट्स वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, बराबर। तो अगर आप प्रीलिम्स पे ही फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं मेंस कैसा दूंगा, इंटरव्यू कैसा दूंगा, तो वो ठीक नहीं है। पहले तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है। तो पहले जो आपका रीडिंग होना चाहिए उसका पूरा अप्रोच प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भाई मेरे को, मैं जैसे मौर्य युग अभी पढ़ रहा हूँ, बराबर, तो उसमें या मैं कॉन्स्टिट्यूशन का अभी मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसका मुझे अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो वो मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, बराबर। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न क्या है, एमसीक्यू पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मतलब आपके पास आंसर आपके सामने ही है, बराबर। जो 4 ऑप्शन है उसी में से एक सही आंसर है और बाकी के 3 गलत आंसर है। तो जो ज़्यादा उसकी चर्चा होती है कि एलिमिनेशन मेथड, बराबर, कि हमको 3 गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं तो हम तुरंत अपने जो सही क्वेश्चन, सही जो हमारा ऑप्शन है, आंसर है, उसके ऊपर पहुंच सकते हैं, बराबर। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो एग्जामिनेशन में जो अप्रोच रहना चाहिए वो एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए। आप हर एक ऑप्शन के ऊपर सोचें कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऑप्शन उसमें सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर से जनरली आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखें तो उसके पूरे ऑप्शन जो दिए होते हैं वो भी स्टेटमेंट के स्वरूप में दिए होते हैं, बराबर। अभी जीपीएससी भी वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि उसके ऑप्शन भी पूरे लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं। तो वो स्टेटमेंट पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं या सही आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हैं अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करें। अभी ये एग्जामिनेशन का अप्रोच हो गया। अभी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन का आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए, बराबर। आपको समझने हैं कॉन्सेप्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो हैं उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो आपको अगर आपका प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो पूरा प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझे। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या आप हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य युग का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, बराबर, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया, बराबर। अभी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक अंग वो सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी, बराबर। और उसके ऑपोजिट गुप्त युग में जो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत हो गया, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हो गए। अब अभी ये कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे तो गुप्त युग के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया होगा आप उसके गेस कर सकेंगे कि भाई इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा प्रिपरेशन जो है वो आप समझने का ट्राई कीजिए, आप याद करने का ट्राई मत कीजिए। प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आप एग्जाम में जाके ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे।
तो पूरा अंडरस्टैंडिंग का ट्राई कीजिए, एक एक चैप्टर है, एक एक जो सब्जेक्ट है उसको पूरा टाइम दे के पढ़िए, बराबर। उसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समय दीजिए। जो भी आपको समझ नहीं आता वो आपके टीचर्स से डिस्कस कीजिए, या यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, गूगल पे कई सारे अच्छे कंटेंट होते हैं, पूरा उसको समझने का ट्राई कीजिए कि भाई मेरे को फंडामेंटल राइट्स एकदम डीपली समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, बराबर। तो ये अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि भाई ये जो नदी है वो वक्राकार क्यों बहती है, उसका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसके ऊपर आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो आप उसमें प्रीलिम्स का आंसर क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्रणव जी ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स की चर्चा करी दोस्तों। एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद आपका एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि जैसा कि प्रणव जी ने बताया क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, आपको जस्ट 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी और एलिमिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, प्रणव जी के भी खुद ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे काफी अच्छे मार्क्स थे, और इन 2 टेक्निक्स के कारण ये काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। प्रणव जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो मेंस एग्जाम से रिलेटेड है। कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मेंस एग्जामिनेशन में जब आंसर्स वो लिखते हैं तो अच्छे आंसर्स कैसे लिखें। जनरली कई बार हमारे सामने एक सवाल आता है, बच्चों के सामने एक सवाल आता है कि सर हम प्रीलिम्स में तो अच्छे नंबर ले आते हैं पर मेंस में हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं क्योंकि आंसर्स हमें लिखने नहीं आते हैं। आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अच्छे नंबर कैसे मेंस में लाएं, अच्छे आंसर्स मेंस में कैसे लिखें, प्लीज? जी, अभी जो मेंस एग्जाम होते हैं वो पूरा प्रीलिम्स के एकदम ऑपोजिट है कि उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ आंसर आते हैं, बराबर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, बराबर। जैसे आपको कोई भी, जैसे मौर्य युग का कोई क्वेश्चन दिया गया कि भाई क्यों उसमें सेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा था, या कुछ भी और भी क्वेश्चन है, तो पहली बात तो आती है उसमें कंटेंट कि भाई आपको उसका कंटेंट है कि नहीं, आपने मौर्य युग ठीक से पढ़ा है कि नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, बराबर, तो वो आपने ठीक से उसका कंटेंट है कि नहीं आपके पास, बराबर। अगर कंटेंट ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या? ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंटेंट, आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, बराबर। तो आपका जो सिलेबस है उसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बराबर। आपके सिलेबस में जीपीएससी और यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस देती है वो इलेबोरेटिव देती है, पूरा मतलब एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, बराबर। तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बराबर। वो पॉइंट के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास 10-15 मुद्दे पॉइंट्स होने चाहिए कि उसके ऊपर आप लिख सकें, ठीक है। अभी आपके पास कंटेंट हो गया। अभी सेकंड स्टेज आता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अभी क्या करते हैं लोग कि जो मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको पूरा समझते ही नहीं और जल्दी में उसके ऊपर आंसर लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और आंसर लिख के आते हैं कुछ और, तो ऑब्वियसली उसके अपने स्कोर नहीं मिल पाएगा आपको, बराबर। तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंस एग्जामिनेशन, बराबर। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, जिस एंगल से उसको जवाब चाहिए पेपर चेकर को कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसको जो एंगल से जवाब चाहिए वो एंगल से आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ये सेकंड थिंग हो गया। थर्ड थिंग हो गया कि क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसको हम प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। अभी हर एक क्वेश्चन का आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको IPv4 और IPv6 उसका डिफरेंस पूछा, तो आप उसमें ऐसे फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर रहे हो, बराबर। एक पैराग्राफ आपने IPv4 पे लिख दिया, एक पैराग्राफ IPv6 पे लिख दिया। अभी वो भी ठीक है, उसके ऊपर भी स्कोर मिलेगा आपको, लेकिन उसी पे आप सोचिए कि आपने डिफरेंस के फॉर्म में अगर आंसर लिखा है कि एक बाजू IPv4 एक बाजू IPv6, बराबर, तो उसके ऊपर शायद आपको हाफ या 1 मार्क्स ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जियोग्राफी के ऊपर पूछा है कि भी क्रॉप पैटर्न्स इन गुजरात या इंडिया या इन चरोतर प्रदेश या इन साउथ गुजरात, तो उसके ऊपर आप छोटा कोई मैप बना सकते हैं पेंसिल से, बराबर। तो वो आपके आगे और पीछे का जो क्वेश्चन आंसर पेपर रहेगा, जो पेपर चेकर चेक कर रहा है,
तो उसमें और आपके आंसर में डिफरेंस एक दिखेगा, भाई इसने मैप भी बनाया है, बराबर। तो वो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप मैप बना सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, आप डिफरेंस के फॉर्म में बता सकते हैं। कई आंसर ऐसे होते हैं कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखने पड़ेंगे, तो आप उसमें पैराग्राफ फॉर्मेट यूज कीजिए, ठीक है। तो आप ट्राई टू प्रेजेंट कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करने का ट्राई कीजिए, बराबर, जो दूसरे से कुछ अलग हो सके, ठीक है। क्योंकि जो आप अपने आप को जो आंसर चेक कर रहा है उसकी जगह पे रख के सोचिए कि भाई आंसर आते जा रहे हैं, एक ही पैटर्न के, एक ही कंटेंट आता जा रहा है, उसमें आप कुछ नया इनोवेटिव कुछ अच्छा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो उसको पसंद आएगा और उसका शायद 1 या आधा मार्क्स वो आपको ज्यादा देगा, और वही आधा या 1 मार्क्स टोटल होके आपके 10-15 मार्क्स के डिफरेंस में, और अल्टीमेटली जो टोटल होगा पूरे 900 मार्क्स का मेंस का, उसमें 50 या 60 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा और वो आपको एग्जाम में इन या आउट करेगा, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर वो एक अगत्य की बात है। फिर आप क्वेश्चन कोई भी आंसर है उसको शुरुआत या इंट्रोडक्शन उसका कैसे करते हैं या उसका एंड कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो आप उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे ये आप एग्जाम में सोचने जाएंगे कि भाई इसका मैं कंक्लूजन कैसे लिखूं, तो उसमें आप 2-3 मिनट 5 मिनट आप वेस्ट करेंगे, तो वो आपको नुकसान होगा, वो नहीं करना है। आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि भाई इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं ऐसा कोई पॉजिटिव नोट पे मैं अपना कंक्लूजन कर सकता हूं, तो आप एडवांस में प्रिपेयर करके जाइए कि भाई इंडिया चाइना रिलेशन या इंडिया अमेरिका रिलेशन या इंडिया ईरान रिलेशन, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा फॉरेन रिलेशन के ऊपर, तो मैं इसका पॉजिटिव नोट पे ऐसा कोई फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट का कोई स्टेटमेंट कोट कर दूं, बराबर, या कुछ भी आप कोट कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसे कोई इनोवेटिव आप कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, इंट्रोडक्शन पहले प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास सिलेबस में सब पॉइंट तो है कि इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर कोई अच्छे इंट्रोडक्शन अच्छे कंक्लूजन प्रिपेयर कर लीजिए, वही आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, 4 पॉइंट्स प्रणव जी ने बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला बताया कि भाई सिलेबस की पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की बात करें, आप जीपीएससी की बात करें, तो मेंस का सिलेबस पूरा इलैबोरेटिव होता है। जैसे कि प्रणव जी ने बताया, सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो क्वेश्चन देखता तो है लेकिन कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देता है, जो क्वेश्चन में पूछा होता है वो नहीं लिखता है, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट जो प्रणव जी ने बताया कि स्ट्रक्चर, आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपने आंसर्स के अंदर पॉइंट्स लिखेंगे, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बनाने जरूरी हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने जरूरी हैं, डेटास लिखने जरूरी हैं। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चौथा पॉइंट प्रणव जी ने बताया कि कंक्लूड आंसर को अच्छी तरह से करना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको बोलूंगा, जो प्रणव जी ने बताया कि बेसिकली कि आप अपने आंसर्स के अंदर जब कंक्लूड करें तो उसको किसी कोट से करें या किसी पॉजिटिव नोट पे करें, किसी एक्सपर्ट ने कुछ बोला है उसके डेटा पे करें, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के अंदर। ये सारे पॉइंट्स अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, और आपके सामने एक जीता जागता मिसाल है प्रणव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स मेंस में स्कोर किए हैं, कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं मेंस के अंदर। सर, एक और सवाल यहां से खड़ा होता है मेंस एग्जामिनेशन का, वो है ऐसे राइटिंग, निबंध। जैसे कि पता ही है हमको कि 150 मार्क्स का ऐसे का पेपर आता है मेंस में, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है वो। कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि कुछ बच्चे उसमें 50 नंबर स्कोर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 80-90 मार्क्स 100 मार्क्स तक स्कोर करते हैं ऐसे के पेपर में। क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या बातों को फॉलो करना चाहिए, कौन सी टिप्स आप देना चाहेंगे बच्चों को कि ऐसे के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाए? देखिए, अभी ऐसे जो पेपर है 150 मार्क्स का पेपर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, उसमें आपको कोई सिलेबस नहीं है, आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करनी नहीं है। आप जो जीएस पढ़ रहे हैं, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर से आपको कंटेंट मिलता है और आपको आंसर लिख देने हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो आप पहले से कितना प्रिपेयर हैं, बराबर। तो मेरे को लगता है कि आपको वीक में 1 या 2 बार आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको एग्जाम में आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अभी जो कोई भी ऐसे आप लिख रहे हैं उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ है ऐसे का, कोई भी, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है या एनवायरनमेंट है या इंटरनेशनल रिलेशन है, बराबर, या कोई भी टॉपिक है, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अभी ऐसे का जो आपको टॉपिक दिया होगा वो एक स्टेटमेंट या एक लाइन दी होगी, बराबर, तो वो लाइन के एक एक वर्ड के ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। कि भाई अभी जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर शायद आपको पूछ सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन या वाटर का क्राइसिस, बराबर, वो जैसे ऐसा कोई स्टेटमेंट कि भी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, बराबर, वो साइबर के ऊपर होगा, इंटरनेट के ऊपर होगा, ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आपको वो टॉपिक और उसके हर एक शब्द उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, बराबर। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग उसके हर एक अलग अलग एंगल सोचने हैं कि भाई ये जो टॉपिक दिया हुआ इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है, इसका जियोग्राफिकल एंगल क्या है, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका एनवायरमेंटल एंगल क्या है, इसका इंटरनेशनल रिलेशन का एंगल क्या है, ठीक है। हर एक एंगल के ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इसके ऊपर आपको मुद्दे मिलेंगे कि भाई इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, बराबर से। जो पॉलिटिकल एंगल है इसमें मैं ये मुद्दे लिख सकता हूँ। आपने पूरा करंट अफेयर्स तो पढ़ाई है, तो उसके ऊपर आपको करंट में जो कई घटनाएं बनी हुई हैं जो डायरेक्टली ये टॉपिक से रिलेट होती हैं वो आपके दिमाग में आएंगी, वो भी आपको एक साइड में लिख लेना है। तो ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, उसके ऊपर आपका कंटेंट प्रिपेयर होगा कि भी मुझको ऐसे में ये लिखना है। अभी वो जो टॉपिक मिले आपको, जो पॉइंट्स मिले, उसको कहाँ लिखना है वो बात की बात है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया आपका, उसके बाद आप ऐसे लिखने का स्टार्ट करेंगे। वे मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लिखना स्टार्ट करें उससे पहले आप पहले से ही एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें और एक कंक्लूजन प्रिपेयर कर लें, रफ वर्क में ही। ये रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में, तो एडवांस में ही आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लें कि भाई ये ऐसे का मैं ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या है, एक बार इंट्रोडक्शन आप रफ वर्क में लिख लेंगे, उसमें आप ज्यादा उसको क्रिस्प कर सकते हैं या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो कर सकते हैं। और कंक्लूजन भी आप ऐसे लिखने से पहले ही प्रिपेयर कर लें कि भाई यही कंक्लूजन मेरे को जाना है, ये ऐसे का कंक्लूजन मेरे को यही पॉइंट पे जाना है, बराबर। ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप ऐसे लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई स्टोरी से शुरुआत करें या कोई अच्छे कोट से शुरुआत करें, ठीक है, या आप पूरे ऐसे का जो मेथड होता है कि भाई आप एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करें, फिर मेडिवियल टाइम में आए, फिर ये करंट टाइम में आए और फ्यूचर में क्या हो सकता है, यही भी एक पैटर्न हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन आप एंशिएंट टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, वो आप अपने तरीके से सोच लीजिए, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी, बराबर, कोई अच्छी सी स्टोरी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई आपने सुना है ऐसा ही स्टोरी लिखना जरूरी नहीं है, आप खुद भी कुछ ऐसा स्टोरी बना दीजिए और उसी से स्टार्ट कीजिए। कोई एक मतलब जो क्यूरियोसिटी डेवलप होना चाहिए। जैसे मैं अभी आंसर चेकर हूँ और मैं ऐसे आपका पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आपका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे आगे पढ़ना है। अगर वो क्यूरियोसिटी हो गई तो पूरा ऐसे पढ़ेगा और लास्ट में स्कोर अच्छा दे देगा। क्यूरियोसिटी नहीं हुई तो पहले से ही सोच लेगा कि भाई अभी ऐसे में उसने चाहे जो भी लिखा हो, मुझे उसको ये स्कोर देने लायक ऐसे नहीं है। तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी क्यूरियस। वो फर्स्ट पैराग्राफ मैं जनरली जो टेक्निक यूज करता था कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता था, ठीक है, कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो साइबर के ऊपर होगा, तो अगर साइबर का हमारे जीवन पे, हमारी डेली लाइफस्टाइल पे इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया तो शायद ये हो सकता है। एक क्यूरियोसिटी हम क्रिएट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्यूरियोसिटी डालिए। आंसर चेकर को कुछ होना चाहिए कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, यह हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आएगा, थर्ड पैराग्राफ आएगा, तो उसमें अलग अलग में आप अलग अलग आपने जो अलग अलग एंगल दिए हैं, पॉलिटिकल, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, ये वो सभी, उसके ऊपर आप पूरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वो सब पैराग्राफ डालिए, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आपने एडवांस में ही प्रिपेयर करके रखा है कि भाई मुझे ऐसे ही पॉजिटिव नोट पे मुझे कंक्लूड करना है। कंक्लूजन शुड बी ऑन पॉजिटिव नोट, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें पब्लिक के ग्रीवेंसेस ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, और आपको जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसको सॉल्व करना है।
तो अगर आप पेसिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है, आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएं। तो उस हिसाब से जरूरी है कि कंक्लूजन जो है वो कुछ पॉजिटिव नोट्स पे हो। प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई मना नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका आप क्या पॉजिटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। कंक्लूजन आपका कोई अच्छे कोट पे भी, कोई गांधी जी या स्वामी विवेकानंद ऐसे कोई अपने अच्छे थिंकर हैं, उनके ऊपर भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया कंक्लूजन। एक बात और आती है कि अलग अलग जो आपने पैराग्राफ दिए हैं उसके ऊपर कोई लिंकेज होना चाहिए। जैसे थर्ड पैराग्राफ आया और फोर्थ पैराग्राफ आया, अभी थर्ड पैराग्राफ कुछ और बात कर रहा है, फोर्थ पैराग्राफ कुछ और बात कर रहा है, एकदम से हम उसमें जैसे ब्रेक आ रहा है थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के बीच में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ, मतलब सभी पैराग्राफ के बीच में एक लिंक बनाइए। वो लिंक बनाने का टेक्निक भी आपका अपना कुछ हो सकता है। जैसे मैं अभी कोई भी टॉपिक के पॉलिटिकल एंगल के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे साइबर के पॉलिटिकल एंगल पे बात कर रहे हैं, और फिर हम इकोनॉमिक एंगल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ लिंकेज कि भी हमने पॉलिटिकल एंगल के बात किया, अभी हम उसके इकोनॉमिक एंगल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका थर्ड पैराग्राफ खत्म होता है और फिर आप फोर्थ पैराग्राफ में इकोनॉमिक एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये एक लिंक हो गया। तो आप लिंक बनाइए, सभी पैराग्राफ के बीच में एक लिंक बनाइए, ठीक है। एक बात और आती है कि भाई अच्छे हैंड राइटिंग, ऐसे में थोड़े आपके अच्छे हैंड राइटिंग होंगे तो वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। ऐसे में कुछ अच्छे कोट्स होंगे, वो भी अच्छा इम्पैक्ट करेगा। वो कोट्स भी आप एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं, बराबर। आप अच्छे कोट कलेक्शन कीजिए, पहले से आप डे 1 से प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे हैं तब से कोट्स कलेक्शन कीजिए कि अच्छे कोट्स जहां भी आप पढ़ें वहां उसको उठा के एक नोट में आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक अच्छे नोट्स का कोट्स का आपका कलेक्शन हो जाएगा, तो वो आपको ऐसे में जाके काम लगेगा। तो ये ऐसे जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आप जितना अच्छा लिखोगे इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप जैसा है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो आप एडवांस में, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट। आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने जो टीचर हैं उसके पास चेक करवाते रहें, तो उससे आपका ऐसे का जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होता रहेगा और अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन इसमें जैसे यूपीएससी होता है तो उसमें 2 ऐसे देते हैं और जीपीएससी में शायद 3 होते हैं। तो आपके पास जितना टाइम है उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे अभी 3 घंटे हैं मेरे पास और 3 ऐसे हैं, तो 1-1 घंटे में मेरा ऐसे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और 1 घंटा मेरा ऐसे लिखने का है, तो उसमें से मैं 10 या 15 मिनट अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे सकता हूँ, और ये देने चाहिए। जितने आप ज़्यादा टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग को देंगे उतना आप ऐसे अच्छा लिख पाएंगे। अब अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे का स्टेटमेंट पढ़ा टॉपिक और सीधा लिखना शुरू कर देंगे तो वो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की टू ऐसे राइटिंग, वो मेरा मानना है। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, और मैं आपको गारंटेड बताता हूँ ये सारे पॉइंट्स अगर आप जो है बेसिकली अप्लाई करेंगे तो जैसे प्रणव जी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे ऐसे के अंदर आप भी कर पाएंगे। एक तो जो प्रणव जी ने बताया सारे पॉइंट्स, उनको मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले ऐसे का टॉपिक आने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। देखिए 800 से 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है जीपीएससी के अंदर, और यूपीएससी में से भी ज्यादा लिखना होता है। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के हर एंगल के बारे में सोचना है। पॉलिटिकल एंगल सोचना है, सोशियोलॉजिकल एंगल सोचना है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिकल एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, सारे एंगल्स आपको सोचने हैं। और जैसे कि प्रणव जी ने बताया कि ऐसे को आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि जो एग्जामिनर है उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जामिनर बोर नहीं होना चाहता, आपकी कॉपी पढ़कर वो खुश होना चाहता है। आपकी कॉपी जब वो पढ़े तो पहला पैराग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, मजा आना चाहिए उसको कि पूरा ऐसे वो पढ़े। और पहले पैराग्राफ में क्यूरियोसिटी जब डेवलप हो जाएगी तो आगे जाकर जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है शुरू में वो काम आएगी। पॉलिटिकल एंगल लिखेंगे आप उसी टॉपिक के बारे में, इकोनॉमिकल एंगल, सारे एंगल्स को प्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि प्रणव जी ने एक और पॉइंट पर जो है स्ट्रेस दिया कि लिंकेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो उसको लिंक कीजिए कि कैसे ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है, उसको लिंक कीजिए कैसे हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ये लिंकेज बहुत जरूरी है। और फिर जैसा कि एंड में बताया गया प्रणव जी के द्वारा कि भाई आपको पॉजिटिव नोट पर उस ऐसे को एंड करना है। जैसे कि बोला गया कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत हैं,
और आपका काम है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, तो पॉजिटिव नोट पर एंड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसे में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। प्रणव जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकलता है खासतौर से यूपीएससी में, क्योंकि जीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन यूपीएससी में होता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए यूपीएससी एग्जाम को देते टाइम, प्लीज बच्चों को बताइए। जी, अभी देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो उसमें आपको मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मैं अभी संस्कृत लिटरेचर में जैसे सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शनल कि भाई ये ऑप्शनल है, मुझे ये लेना है, लेकिन आपको देखना है कि भाई उसमें मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी आपके पास कोई उसमें मटेरियल ही इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे। तो रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, बराबर, वो आप देख लीजिए। दूसरा है कि वो जो सब्जेक्ट है वो जनरली थोड़ा स्कोरिंग है कि नहीं। अभी जैसे उसका हिस्टोरिकली या अभी प्रेजेंट में उसके कंटिन्यूअसली लो मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप वो ऑप्शन लेके कोई मतलब वो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन, बराबर। तो आप कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जो जिसमें थोड़ा मतलब स्कोरिंग आपको मिल सके, एवरेज जो स्कोरिंग बोलते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, उतना स्कोरिंग अगर एवरेज मिल रहा है सबको तो आप वो ऑप्शनल में जा सकते हैं। तो पहला रीडिंग मटेरियल हो गया, फिर उसका स्कोरिंग हो गया। तीसरा, आपका पीयर ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा पीयर ग्रुप बन रहा है तो आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी उसमें डिफिकल्टी आ रही है तो अगर आपके पास उसका कोई फैकल्टी अवेलेबल है तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। फिर उसके मतलब वो ऑप्शनल आप जैसे अभी जो भी आपका ऑप्शनल है तो वो आपके जो आंसर राइटिंग लैंग्वेज है आपका उसमें आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपका जैसे आपने गुजराती लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया, अभी गुजराती लिटरेचर के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है या आपका कोई हिस्टोरिक मतलब आप स्कूलिंग भी आपका पूरा इंग्लिश मीडियम में हुआ है और कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो आपके लिए वो ज़्यादा टफ होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो अपने को ऐसा ऑप्शनल सिलेक्ट करना है जो कम से कम टाइम में, जिसका सिलेबस भी ऐसा हो और अपना इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। वो तो पहली चीज़ है कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप नहीं होगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, बराबर। तो सिर्फ ये मेमोराइज करने से कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपीएससी ने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई इसमें ऑनर्स लेवल का मतलब जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बीच का जो 4 साल का कोर्स है तो वो ऑनर्स लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो वो बहुत ही हाई लेवल का उसमें नॉलेज और एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो अगर वो आप इंटरेस्ट ही नहीं है तो एनालिटिकल एबिलिटी आएगी नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट, स्कोरिंग उसका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और उसका मतलब पीयर ग्रुप आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारे क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ऑप्शनल जो है वो गेम चेंजर होता है। ऑप्शनल 500 नंबर का आता है यूपीएससी के अंदर और बहुत सारे बच्चे गलत ऑप्शनल चूज करने के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाते। उनके जनरल स्टडीज में ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन ऑप्शनल क्योंकि उन्होंने गलत सिलेक्ट किया होता है जिसके कारण वो फाइनली जो है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो ये 4-5 पॉइंट जो प्रणव जी ने बोले, जैसे कि वो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए, ऑप्शनल से रिलेटेड रिसोर्सेज, किताबें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, एक पीयर ग्रुप होना चाहिए और इसके साथ साथ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस इंटरव्यू के एंड की बात आ जाती है सर, और अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू जो लास्ट स्टेज होती है यूपीएससी के अंदर भी और जीपीएससी के अंदर भी, मैं आपको बता देता हूं। जीपीएससी में प्रणव जी ने 65 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 इंटरव्यू के अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स है, काफी अच्छे स्कोर में माना जाता है 65 आउट ऑफ 100। तो इंटरव्यू के लिए आप बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जो बच्चे मेंस क्लियर कर चुके हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें या शुरुआत से इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्लीज? देखिए सर कि इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो ओवरनाइट नहीं होता। वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका डे 1 ऑफ प्रिपरेशन से वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इंटरव्यू में वो आपका एक पर्सनालिटी।
तो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी 6 फुट हाइट हो या आप हैंडसम लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, बराबर। आपका ड्रेसिंग, ठीक है, वो पर्सनालिटी का पहला चीज आता है। तो ड्रेसिंग में आपको सूट वूट पहन के जाने की ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बराबर। आप सिंपल पैंट या शर्ट में हैं या सिर्फ टाई लगाया हुआ है तो इट्स ओके, ओके, उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन आपका जो ड्रेसिंग है वो एक ऑफिसर जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका दाढ़ी बड़ी हुई है या बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, बराबर, तो या कलरफुल फ्रेम्स के ऐसे ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो वो ठीक नहीं लगता। आपका जो अटायर होना चाहिए, आपका जो लुक होना चाहिए, ये जो दरवाजे में से इंटरव्यू बोर्ड में जो एंटर हो रहा है वो आदमी, वो ऐसा लगना चाहिए कि ये फ्यूचर में अच्छा ऑफिसर बनेगा। तो वो फर्स्ट जो आपका लुक है जो इंटरव्यू बोर्ड में आ रहा है, तो वो एक ऑफिसर लाइक होना चाहिए। तो वो पहली बात आती है ड्रेसिंग की। ये ड्रेसिंग आपका जितना अच्छा रहेगा, बराबर, सिंपलिस्टिक लेकिन मतलब ऑफिसर लाइक होना चाहिए आपका ड्रेसिंग, ठीक है। ये पर्सनालिटी में पहली बात आती है ड्रेसिंग। सेकंड बात आती है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप एक परमिशन मांगे, ठीक है, कि भाई मे आई कम इन सर। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि भाई इसका एक मैनर्स का लेवल है, वो ऑफिसर लाइक है। तो आपने परमिशन लेके आप एंटर हुए, फिर आप जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, आपको बैठने के लिए बोला जाता है, उसी के बाद आप बैठते हैं। आप बैठने के बाद एक मतलब लाइक इंटरव्यू जो कैंडिडेट है उस हिसाब से आप कंफर्टेबली बैठते हैं, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड जब आपसे क्वेश्चन शुरू करता है तो आपका आई कम्युनिकेशन सबके साथ इक्वली होना चाहिए। जैसे जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं वो आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको देख के ही आप जवाब दें, उनको तो देखना ही है, ज़्यादा फोकस उनके ऊपर है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के जो दूसरे मेंबर हैं उनको भी आपको देखना है, मतलब जो मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है उसके अलावा जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको भी आपको एड्रेस करना है, उनके साथ भी आपका आई कम्युनिकेशन थोड़ा रहना चाहिए ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप एक ही आदमी के सामने देख के जवाब बोलेंगे तो दूसरों का फिर इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सबके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, सबके साथ आपको बातें करनी है, ठीक है। आपका जब आंसर आप बता रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसर बता रहे हैं, तो उसका आपका जो स्पीड होना चाहिए आंसर देने का, वो स्पीड एवरेज होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको उसके आंसर आप कुछ पहले दिमाग में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा, आपने 2 या 3 सेकंड का पॉज लिया, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 सेकंड के पॉज में आप कुछ उसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर आप बोल सकते हैं। मतलब कोई भी आंसर जो आपके मन में से आ रहा है वो दिमाग से एक साइकिल होके आना चाहिए, ठीक है। तो वो आप मतलब पहले से सोच लीजिए कि भाई मैं जो आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है जनरली कि जो भी आप आंसर देते हैं वो आंसर के ऊपर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो एकदम बैलेंस और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप एक मीडियम स्पीड में और एकदम बैलेंस्ड आंसर दीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वो भी एकदम ज़रूरी है। जैसे आपका जो भी बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर टोटली 100% आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकदम मतलब आपको अलर्ट रहना है कि भाई वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके एक एक शब्द को आपको सुनना है, किस एंगल से उनको जवाब चाहिए। जैसे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपको कुछ पूछ रहे हैं और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं तो वो उसको इरिटेट कर देगा, ठीक है। तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो समझना बहुत ही जरूरी है। वो आप एक बार समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिए, तो वो उसको ज़्यादा सूट करेगा। फिर बोर्ड मेंबर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपको साइबर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने आंसर दे दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो आप आपके आंसर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिंट दे सकते हैं,
तो उसके ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली है या जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया आपको, अब उसको अगर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस तरीके से इंटरव्यू में मतलब ये कुछ अच्छा स्कोर करने की कुछ मेथड्स हैं। तो ये इंटरेक्शन कुछ अच्छा रहना चाहिए, आपके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल रहना चाहिए, बराबर। तो आप एक पॉजिटिव माइंडेड या आप एक निखालस व्यक्ति हैं वो एक दिखना चाहिए। तो एक हल्का सा स्माइल, ज़्यादा भी स्माइल नहीं, एक लाइट स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका एकदम हम्बली आपको आंसर करना है। कहीं भी एग्रेशन या एक्साइटमेंट या एक्सट्रीमिटी आपके आंसर में आना नहीं चाहिए। आपका जो इंटरव्यू सेशन अगर ख़त्म हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई अब आप जा सकते हैं, तो उसका एंड भी आपको थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, उसके ऊपर करना है। और वापस जाते समय ये डोर का आवाज़ भी नहीं आए या वो मतलब डोर आप जब बंद कर रहे हैं उसका भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, ऐसे आपको वापस जाना है। इसी तरह से आप जब एंटर हो रहे हैं तभी भी अगर कोई बोर्ड मेंबर महिला हैं तो उसको आपको पहले ग्रीट करना है और बाकी मेल मेंबर्स को बाद में। तो ये कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं जो बेसिक एक ऑफिसर में चाहिए, वही आपको इंटरव्यू बोर्ड में दिखाना है। तो इंटरव्यू बोर्ड को आपको कन्विंस करना है कि ये आदमी एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, इसमें अभी से एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। तो वही ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको पूरे प्रिपरेशन के दरमियान डेवलप करनी है और वही जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको इंटरव्यू बोर्ड में दिखानी है और उसके ऊपर आपको स्कोर मिलेगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया उसके ऊपर आपको स्कोर मिलेगा, ये बात गलत है, बराबर। कितने सही आंसर दिए उसके ऊपर स्कोर नहीं मिलने वाला। आपका इफेक्टिव आई कम्युनिकेशन सभी बोर्ड मेंबर के साथ, आपकी पॉजिटिविटी, आपका स्माइल, आपके एटिकेट्स, आपका मैनर्स, इसके ऊपर आपको स्कोर मिलेगा। बीच में एक दो गलत आंसर भी हो गए तो उसका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपके सही या गलत वो प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो गए हैं। यहाँ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका पॉजिटिविटी, आपके एटिकेट्स, उसका टेस्ट है ये इंटरव्यू। इसीलिए इसको इंटरव्यू नहीं बोलते और पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी बोलता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो इंटरव्यू में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि भाई मैं ज्यादा आंसर अगर इंटरव्यू में कर दूंगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ पर प्रणव जी ने इसको क्लियर किया, ज्यादा आंसर्स करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, आपकी डिसेंसी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आई कम्युनिकेशन, आई कॉन्टेक्ट, इसके साथ साथ वहां पर अपनी बातों को प्रेजेंट करने का तरीका, धीरे धीरे बोलना, अच्छी सी स्माइल रखना, पॉजिटिव स्माइल रखना, और एंड होते हुए भी ऐसा लगना चाहिए पूरे बोर्ड को कि आप सच में एक काबिल व्यक्ति हैं जो आगे जाके हिंदुस्तान या गुजरात को चला सकते हैं। ये सारी बातों पर आपको इंटरव्यू के ऊपर मार्क्स मिलते हैं और प्रणव जी ने इसको प्रूव भी किया है। 65 मार्क्स माफ कीजिएगा, 65 मार्क्स आए थे उनके आउट ऑफ 100, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए माने जाते हैं जनरली जीपीएससी के इंटरव्यू में। तो बहुत सारी चर्चाएं हमने आज के इंटरव्यू में प्रणव जी आपके साथ करी। प्रीलिम्स के लिए मेंस एग्जामिनेशन में आंसर्स कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, प्रीलिम्स में कैसे स्कोर करते हैं, इंटरव्यू में कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम आएंगी हमारे बच्चों के लिए। और ये वीडियो जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, बहुत सारे बच्चे इस इंफॉर्मेशन से जो है फायदा उठाएंगे। तो एक बार मैं फिर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच बच्चों को गाइड करने के लिए। और उम्मीद है आगे जाकर हम ऐसे ही कुछ और इंटरेक्टिव वीडियोस बनाएंगे जिससे और बच्चों को फायदा हो सके। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।